Hello everyone, my name is Prerna and today I am going to discuss the editorial section of Indian Express. Okay, the first article is written by C Raja Mohan and it is on Iran. ठीक है, ईरान के ऊपर है. पहले इसके हेडिंग को हम लोग समझ लेते हैं. पहला हेडिंग क्या है? फॉर ईरान्स थर्ड रिपब्लिक अमेरिका इज़ द डिफाइनिंग क्वेश्चन. देखिए, हेडिंग से ही हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है. इसके पहले मैं ये बता दूँ, सी राजा मोहन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए, फॉर ऑल द एस्पायरिंग ऑफिसर्स. इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन द फॉरेन पॉलिसी इकोसिस्टम. इनके जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो होते हैं स्पेसिफिकली, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. पहला, हमें मेंस के लिए आंसर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सेकंड, फॉर शेपिंग द व्यू फॉर ऑन द ऑन गोइंग इंटरनेशनल इश्यूज़. ठीक है, अब इंटरनेशनल इश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही डायनेमिक होते हैं. जो चल रही है, जैसा हो रहा है, उसके बिहाफ पे हमारी इश्यूज़ जो है, हमारी जो थिंकिंग है वो एक शेप होना चाहिए. वो हमें सी राजा मोहन का आर्टिकल पढ़ के काफ़ी आइडिया लगती है. ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल पूरी तरह से सोलली ईरान के ऊपर है. ओके, ईरान के ऊपर है. ईरान का जो अभी ऑन गोइंग वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ है, उसके ऊपर है. जो आर्टिकल का हेडिंग है, द फॉर ईरान्स थर्ड रिपब्लिक अमेरिका इज़ द डिफाइनिंग क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा है कि ईरान का थर्ड रिपब्लिक. अब थर्ड रिपब्लिक क्या है, ये अभी आर्टिकल पढ़कर हम लोग समझ लेंगे. ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, हम लोग समझ लेंगे कि थर्ड रिपब्लिक क्या है. और बस इन शॉर्ट में बता दूँ, प्रेजेंट लीडर जो है अभी आयतुल्ला के जो सन है, वो थर्ड रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, जो प्रेजेंट ऑन गोइंग गवर्नमेंट है ईरान की, वो थर्ड रिपब्लिक कहला रही है. ये जो थर्ड रिपब्लिक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के वॉर की वजह से हुआ है. ठीक है, वही आर्टिकल का हेडिंग है कि अमेरिका इज़ द डिफाइनिंग क्वेश्चन इन फॉर द ईरान्स थर्ड रिपब्लिक. ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ईरान के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके सी राजा मोहन ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए. ठीक है, पहला कॉलम में ये बताया जा रहा है कि अभी जस्ट बियरली एक वीक हुआ आयतुल्ला अली खamenei के डेड बॉडी को बड़ी किए हुए, और ईरान और यूएस जो है वंस अगेन दे आर ट्रेडिंग ब्लोज अगेन, है ना. अभी क्या है कि उनके सीज़ फायर जो इंटरिम एक डील हुई थी, सीज़ फायर हुआ था उनके बीच में, वो कोलैप्स हो चुका है और दे वंस अगेन हैज़ स्टार्टेड फायरिंग अगेंस्ट ईच अदर. और with this the Strait of Hormuz is also got choked now. Navigation issues are there and we all know that India is facing a huge brunt for that. अच्छा, अभी इसमें क्या लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर मिलिट्री हॉस्टिलिटी है जो कि इंटेंसिफाई हो रहा है और भी ज़्यादा विद द कोलैप्स ऑफ सीज फायर एंड ऑल. ठीक है, दिस इज़ अ रिमाइंडर दैट द थर्ड रिपब्लिक नाउ इमर्जिंग इन तेहरान इज़ बीइंग फोर्स्ड. अभी इस ऑन गोइंग वॉर के ही कंटेक्स्ट में थर्ड रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. ये चीज़ पहला पैराग्राफ में लिखा है. ओके, द सेकंड पैराग्राफ देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है, बाकी सब तो ठीक है, चीज़ें उसी चीज़ को ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पे ये जो लाइन है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है, बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें लिखा हुआ है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी है वो इमीडिएटली मस्ट कम टू द टर्म्स ऑन द पोस्ट खamenei ईरान. पोस्ट खamenei ईरान क्या हो गया? देखिए, जैसे कि कोई भी कंट्री में कोई भी रूलर जो रूल कर रहा होता है, ठीक है, उस रूलर के नाम पर एक एरा बना दीजिए तो जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं. तो जो खamenei जो रूलर नहीं, ईरान के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सॉरी, ईरान के हेड थे. ईरान के जो हेड थे वो काफ़ी पॉपुलर थे. ठीक है, ही वॉज अ वेरी बिग पॉपुलर फिगर अमॉन्ग द ईरानियंस. तो उनके जब तक वो थे तब तक ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो भी था, ऑर्डर था, उसे खamenei ऑर्डर भी बोला जा सकता है. तो उनके बाद जब अब जो ईरान का डेफिनेशन होगा, ईरान के कैसे इंटरनल स्ट्रक्चरिंग होती है, ईरान कैसे बाहर के कौन कौन से कंट्री के साथ इंगेज होता है, ईरान की और बाकी सारे पॉलिसीज़ क्या होगी, ये सब जो होगी, ये पोस्ट खamenei ऑर्डर बोला जा रहा है. ठीक है, तो इस जो पोस्ट खamenei ऑर्डर उनके डेथ के बाद जो ये सारी चीज़ें डिसाइड अब होने वाली है, इसके ये एक वैसा पीरियड जहाँ पे फिर से वापस से इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है. ठीक है ना, अंदर में अभी जो कंट्री के अंदर में जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स है, कहाँ कौन
किनको प्लेस किया जाएगा ना, एवरीथिंग। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन, कंट्री कौन से कंट्री के साथ, ईरान जो है अभी कौन से कंट्री के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इंडिया के ऊपर। इसलिए इंडिया को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि पोस्ट खमनेई ईरान का इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग क्या चल रहा है, एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन क्या हो रहा है, और उसी के बेसिस पर इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करनी होगी, क्योंकि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। वी कॉल इट वेस्ट एशिया। इंडिया हैज़ अ ह्यूज इंटरेस्ट इन द वेस्ट एशिया, सो ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ बैकग्राउंड भी आपको दे देती हूँ। अभी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ईरान पूरी की पूरी जो गल्फ़ एरिया है, गल्फ़ रीजन है, उसमें ईरान जो है, ईरान वांट टू डिस्प्ले इट्सेल्फ एज अ रीजनल पावर। वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। सेम इज़ द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री एंड ईरान इज़ अ शिया कंट्री, राइट। सो अभी क्या है कि ईरान एक पावरफुल कंट्री है और ईरान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है अभी प्रेजेंटली, वो हमें काफ़ी मतलब वहाँ पे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी चीज़ें हम उस वहाँ पे डील करने के लिए ईरान के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पोस्ट खिमनेई और में भी, पोस्ट खिमनेई ईरान के टाइम पे भी हमारा रिलेशन वैसा ही रहे, इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या चल रहा है, एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन क्या चल रहा है। मैं ये दो वर्ड को बार बार एम्फसाइज़ कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वी कैन यूज़ इट इन आवर आंसर्स ऑल्सो, ओके। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम में मैं आती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर पूरी तरह से हाईलाइट कर दी हूँ, ठीक है। अभी देखिए, इसमें यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि जो ईरान का जो पूरा अभी ट्रांजिशन जो चल रहा है, जो स्टेट अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो ईरान का ट्रांजिशन चल रहा है, कैसा ट्रांजिशन, ईरान का जो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, जैसे कि अभी जो लीडर है, अयतुल्ला के जो सन है वो लीडर है, राइट। और बाकी सब फॉरेन मिनिस्टर हो गए, बाकी सारे मिनिस्टर कौन कौन सा पोजीशन लेगा नहीं लेगा, सारे कुछ जो चल एक्चुअली शेप किस कंटेक्स्ट पे हो रहा है, ये इस बेसिस पे हो रहा है कि किसी तरह से अमेरिका से को डिफीट कर दिया जाए, ईरान हार ना माने अमेरिका के सामने। इस बात को एक्चुअली अमेरिका को डिफीट कर दिया जाए ऐसे थॉट तो हो नहीं सकती है, बट ये ज़रूर है कि ईरान किसी तरह से भी डिफीट मानने को रेडी नहीं है, अमेरिका खुद लास्ट में हार मान जाए ऐसा चाहेंगे ईरान, और ऐसा ही चाहता है ईरान, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सारा स्ट्रक्चरिंग चल रही है। इस जो इंटायर ईरान का ट्रांजिशन दैट इज़ अनफोल्डिंग, इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड विद द एंगेजमेंट ऑफ विद द यूएस। अच्छा, जो इश्यूज़ मेन 4 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, 4 और 5 इश्यूज़ हैं जिसके बेसिस पर ये जो वॉर चल रहा है वो क्या क्या है। पहला न्यूक्लियर क्वेश्चन है। अमेरिका कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा है कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर बन रहा है, ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रखा है। तो अमेरिका का बोलना है कि आप अपना न्यूक्लियर पावर, अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को स्टॉप कर लीजिए इमीडिएटली, और इमीडिएटली आपने जो यूरेनियम एनरिच्ड बनाया जो कि न्यूक्लियर वेपन बनने के कैपेबल है उसे हमें सौंप दें। ये अमेरिका को कहना है ईरान का, और ईरान इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग कि नहीं, हमारा कोई भी न्यूक्लियर ऐसा वेपन प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, और ना है, ऐसा वो बोल रहा है। नेक्स्ट इज़ द सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शन जो कि अमेरिका ने लगा रखा है ईरान के ऊपर, उसके बेसिस पे है। नेक्स्ट इज़ द गल्फ सिक्योरिटी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली चोक्ड बाय ईरान एंड द नेविगेशन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम देयर। वी नो दैट मेनी इंडियंस आर डाइंग along the in the seas which is crossing along the Strait of Hormuz, right? So regional role जो, और ईरान का जो regional role है, अगर ईरान हार गया तो ईरान is the contestation which Iran is playing since long, that Iran is going to be a power of the Islamic world, that Iran has to give up. So ईरान का regional role जो है ये भी बहुत important एक डायमेंशन है इस वॉर का, ठीक है। एवरी चॉइस द न्यू ईरानियन लीडरशिप मेक्स अबाउट एस्केलेशन और रिस्ट्रेंट इज ऑल्सो चॉइस अबाउट द इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर। इंटरनल बैलेंस ऑफ पावर, देखिए जो भी लीडर जो है वो कौन सा चॉइस लेते हैं, या तो वो अमेरिका के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे या तो अमेरिका के साथ लड़ाई को कम करेंगे, और ये डिसाइड करेगा कि ईरान के अंदर का जो भी इंटरनल पावर कंटेस्टेशन चल रहा है वो बैलेंस किस तरह से होता है। एंड एवरी इंटरनल रीअलाइनमेंट रीसेप्स ईरान्स कैपेसिटी टू मेक अ वॉर और पीस विद वाशिंगटन। और ऑब्वियसली जब आपका इंटरनल स्ट्रेंथ होता है तभी आप एक्सटर्नली फाइट कर सकते हैं। कोई भी कंट्री एक्सटर्नली तभी फाइट कर सकता है जब वो इंटरनली काफ़ी स्ट्रांग हो। तो वही चीज़ यहाँ लिखा, इंटरनल रीअलाइनमेंट विल रीशेप दैट ईरान का कैपेसिटी क्या रहता है कि वो वाशिंगटन के साथ वॉर करेगा कि पीस बनाएगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। टू सी द पोस्ट खिमनेई ईरान माइट बी हेडिंग, इट इज़
यूज़फुल टू व्यू द इस्लामिक रिपब्लिक एवोल्यूशन इन द टू डिस्टिंक्ट फेज। यहाँ पे अब पर्टिकुलरली यहाँ पे जो पूरी जो ये जो पैराग्राफ है इसमें ऑथर ने बताया कि देखिए फर्स्ट रिपब्लिक कब हुआ था, जब ईरान का रेवोल्यूशन था 1979 में। तो उस समय जो हेड थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह अल्लाह खुमनी, सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग लिटिल बिट। सो ये जो है ये थे रिपब्लिक हेड थे उस टाइम पे, तो फर्स्ट रिपब्लिक उसको बोला जा रहा है, राइट। तो उन्होंने कुछ इस्लामिक ऑर्डर स्टैब्लिश किया था। सेकेंड ऑर्डर रिपब्लिक जो है वो खमेनी के द्वारा लीड किया गया था, और वो उन्होंने इनहेरिट की थी किस तरह की ईरान को। ही इनहेरिटेड अ कंट्री डिवास्टेटेड बाय द 8 ईयर वॉर विथ इराक एंड रीबिल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक। उसमें इराक के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी, 8 साल से लड़ाई चल रही थी, और उस लड़ाई के दौरान जो कंट्री वाज ईरान वाज वेरी डिवास्टेटेड विद दैट वॉर विथ इराक। और उस लड़ाई के सिचुएशन में कंट्री को संभालने का काम आयतुल्लाह ने किया था, और ही इज़ द वन लीडिंग द सेकेंड रिपब्लिक और इस्लामिक रिपब्लिक। और उन्होंने काफ़ी कंट्री को काफ़ी रेजिलिएंट, इस्लामिक रिपब्लिक को काफ़ी रेजिलिएंट और सेंट्रलाइज स्टेट की तरह बनाया, और डोमेस्टिक डिसेंट को कम्प्लीटली टाइटली रेगुलेट कर दिया। मतलब अंदर से जो भी डिसेंटिंग आवाज़ आती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट उसको स्टॉप कर दिया। रेवोल्यूशनरी गार्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, इस तरह से किया गया। उसके वापस एक्सटर्नली कंट्री के बाहर जो है ईरान ने परस्यू किया था टू इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट थ्रू द प्रॉक्सी सच एज हिजबुल्लाह एंड हमास। हिजबुल्लाह हमास के थ्रू ईरान ने अपनी पावर डिस्प्ले करने की काफ़ी कोशिश की एक्सटर्नली। ये सब कब था, ये सब अभी प्रेजेंट में भी हिजबुल्लाह और हमास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, पर उस टाइम पे इसको कौन लाया, सेकेंड रिपब्लिक खमेनी ने, सेकेंड रिपब्लिक को लीड करने वाली खमेनी ने लाई थी। अच्छा, The result was a formidable regional presence, but was a deepening economic crisis at home and strained ties with the most Gulf अरब नेबर्स। देखिए क्या हुआ था, जो सेकेंड रिपब्लिक जो था उस टाइम पर उन्होंने किस तरह के ईरान को इस्टेब्लिश किया, वो द डिसेंट वाज हाईली रेगुलेटेड, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड उन्होंने मिलिट्री गार्ड को इस्टेब्लिश किया था, रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो कि मिलिट्री पॉलिटिकली इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे थे। एक्सटर्नली खमेनी ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी बनाए, उसके थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। हुआ क्या कि इकोनॉमिकली कंट्री के अंदर में थोड़ा इनस्टेबिलिटी रहा, और इकोनॉमिक क्राइसिस कंटिन्यू रहा, और आसपास के अरब कंट्री के साथ भी ईरान के अच्छे रिलेशंस नहीं थे, ठीक है, और अमेरिका के संग रेजिस्टेंस तो कंटिन्यू रहा ही। अब इस बरियल ऑफ खमेनी मार्क्स द सिंबॉलिक एंड ऑफ ईरान सेकेंड रिपब्लिक का एंड होता है, एंड द अनसर्टेन बिगनिंग ऑफ द थर्ड, ठीक है। अभी इसमें जो, अच्छा इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। एवरी रिवोल्यूशनरी स्टेट इवेंचुअली रीचेस अ पॉइंट वेयर प्रिजर्विंग द स्टेट मैटर्स मोर दैन परपेचुएटिंग द रेवोल्यूशन एट होम एंड प्रोमोटिंग इट अब्रॉड। ईरान में नाउ हैव अराइव्ड दैट मोमेंट। हाँ सॉरी अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ जो है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर द रियलिस्ट द क्वेश्चन इज़ अबाउट द नेचर एंड द डिग्री ऑफ अ चेंज इन ईरान, नॉट द इनएविटेबिलिटी ऑफ इट। Iran's relationship with America sits at the heart of the unfinished Iranian debate on the organizing principle of the Third Republic। देखिए जैसा मैं अभी बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि आर्टिकल हमारे व्यू को शेप करने में काम आता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है ये बोल रहे हैं कि एक रियलिस्ट विचारधारा के लोग, रियलिस्ट जो है, जो कि आइडियलिस्ट नहीं है। आइडियलिस्टली हम क्या कहेंगे कि ईरान कब हारेगा, ईरान कब हारेगा। जो भी आइडियलिस्टली सोचता है वो ये सोचेगा कि ईरान कब हारेगा, ठीक, क्योंकि अमेरिका इज़ अ ग्रेट पावर। वी ऑल नो दैट अमेरिका इज़ इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री very great power, but realists know the question is that the nature and degree of change in Iran, not the इनएविटेबिलिटी ऑफ इट। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि ईरान चेंज नहीं होगा, ईरान चेंज होगा ही होगा, बट ईरान कितने डिग्री से चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कैसा नेचर आता है, क्या ईरान अपने वॉर को और एस्केलेट करेगा, या ईरान पीस बना लेगा अमेरिका के साथ, क्या ईरान कंप्लीट डेमोक्रेसी में आ जाता है, या ईरान अपने इस्लामिक रिपब्लिक को कंटिन्यू करता है, क्या ईरान अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगे हुए हैं उसको हटाने के लिए, अपने कंट्री के अंदर के
डिसेंटिंग पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ईरान क्या करता है, किस तरह का चेंज लाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि ईरान चेंज नहीं लाएगा, ईरान चेंज लाएगा, कितने डिग्री का चेंज ला रहा है, क्या नेचर का चेंज ला रहा है, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। ईरान रिलेशनशिप विद अमेरिका सिट्स एट द हार्ट ऑफ द अनफिनिश्ड ईरानियन डिबेट ऑन द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द थर्ड रिपब्लिक। अभी ईरान का अमेरिका के साथ चल रहा है लड़ाई, वो कि अनफिनिश्ड है, और इसी अनफिनिश्ड लड़ाई के ही सर्कमस्टेंस में ईरान का थर्ड रिपब्लिक जो है वो पूरी तरह से कंस्टिट्यूट होने के लिए आ गया। ऑलरेडी थर्ड रिपब्लिक हैज स्टार्टेड, बट द कंसोलिडेशन ऑफ दिस थर्ड रिपब्लिक completely depends on what is the internal balance which the Iran is going to play right now. What is the, we can say, internal restructuring, external reorientation and the attitude towards the America. All this is going to decide the constitution of the third republic. अच्छा, आर्टिकल में आगे ऑथर इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंटरनल कुछ और नहीं चल रहा है, इंटरनल भी पावर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इंटरनल भी एक तरह का पावर टसल चल रहा है। जैसे वी ऑल नो दिस कि क्या होता है कि एक लीडर बने, हेड है, अब दूसरा कोई और चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊँ, मैं लीडर बन जाऊँ। अभी प्रेजेंटली आयतुल्ला के जो सन है वो लीडर है, राइट, तो कोई और भी ग्रुप जो है वो तो चाहेगा ना कि मैं लीडर बन जाऊँ, तो इस तरह इंटरनल पावर टसल भी चल रहा है, ठीक है। तो इस बारे में भी ऑथर ने इसमें लिखा है। उसके बाद दे ऑल्सो शो हाउ हार्ड इट इज़ टू जनरेट एन ईरानियन इंटरनल कंसर्न। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ये जो येलो लाइन से जो है उसका मीनिंग ये है कि अमेरिका ने काफ़ी लड़ाई की, अमेरिका ने काफ़ी बोला जाता है, ट्रंप ने डायरेक्टली इस बात को एडमिट किया था कि CIA के एजेंट जो है वो ईरान के ग्राउंड पे एक्टिव है। वहाँ पे जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे और काफ़ी हार्ड पावर का यूज़ करके आयतुल्ला खमेनी जो उस समय के लीडर थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को स्टॉप करवाया था। तो जो प्रोटेस्ट के समय पे CIA के एजेंट काफ़ी एक्टिव है ऑन ग्राउंड, ऐसा ट्रंप ने खुद बोला था। तो ये हमें क्या बताता है कि अमेरिका एक तरह का डिसेंटिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था ईरान के जो लीडर थे उनके अगेंस्ट में, पर ये कितना डिफ़िकल्ट साबित हुआ ये हमें समय बताया है, क्योंकि इस तरह के डिसेंटिंग पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई US अभी तक, वरना अभी तक लड़ाई स्टॉप हो गया होता, बट ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का ये टारगेट था कि वो पूरी तरह से रेजीम चेंज कर दे ईरान में, बट वो हो नहीं पाया। सो इसी तरह का यहाँ पे बस ये लिखा है आगे, किलिंग ऑफ द खमेनी, द कंटिन्यूशन द वॉर अगेंस्ट ईरान इज गोइंग ऑन, अगेंस्ट अमेरिका गोइंग ऑन। Then, and this last paragraph, this is very important. I have told you again, the last paragraph is very important. The Islamic Republic was born in revolt against America. See, क्या था, ईरान जो है 1979 के पहले एक डेमोक्रेटिक नेशन था, सॉरी नॉट ए डेमोक्रेटिक नेशन। ईरान 1979 के पहले यहाँ पे एक किंग हुआ करते थे, एक रूलिंग पावर थी, और वो एक शाह रेजिम जिनको बोलते हैं, ठीक है, और वो क्या थे, एक पपेट थे, बोला जाता है कि वो पपेट थे, और उन्होंने जितने भी कंट्री के जो ऑयल थे उसका यूज़ पूरी तरह से अमेरिका कर रही थी। तो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करके ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, प्रेजेंट इस्लामिक रिपब्लिक जो है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ओके, सो कंसोलिडेटेड अंडर खमेनी। अच्छा, स्टार्ट तो हुआ था वो फर्स्ट रिपब्लिक के जो हेड थे उनसे, कंसोलिडेट खमेनी ने किया था, और अभी थर्ड रिपब्लिक आ गई है। अब तेहरान इज़ नाउ in the throes of deciding whether its third incarnation of the Islamic Republic can be built on the accommodation with America। क्या ये थर्ड रिपब्लिक है वो अमेरिका के साथ अकोमोडेट करके बनती है, ठीक है, कि नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सेकेंड रिपब्लिक तो कंप्लीट अमेरिका के अगेंस्ट, डेथ टू अमेरिका उनका स्लोगन ही था। The resolution of that issue is in whatever form will shape the geopolitics of the region and generate the new imperatives for India's Middle East policy। ठीक है, पूरे आर्टिकल का जिस्ट क्या, आर्टिकल का जिस्ट यही है कि देयर इज़ ऑन गोइंग अमेरिकाज वॉर, ईरान अमेरिका वॉर, ठीक। थर्ड रिपब्लिक आ गई है, थर्ड रिपब्लिक का क्या कंसोलिडेशन होता है ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली अमेरिका के साथ जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर, राइट। और ये थर्ड रिपब्लिक का कंसोलिडेशन जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि इंटरनल कितना बैलेंस वो बना रहा है, कंट्री के अंदर कितना इंटरनल बैलेंस है, इंटरनल डिसेंसन जो है उसको कितना वो दबा पा रहे हैं, और कितना वो स्ट्रांगली जो लीडर है वो कितना स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड कर पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ अपने आप को रेइनफोर्स कर रही है, ठीक है। अमेरिका के साथ वॉर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, वो लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, और लीडरशिप जितना स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना ज़्यादा वो अमेरिका के साथ लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड रिपब्लिक जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, द कंटेस्टेशन विद द वॉर विद द अमेरिका। अच्छा, इस पर क्या क्या डिसाइड हो रहा है, न्यूक्लियर क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है, ईरान का रीजनल रोल जो है वो डिसाइड हो रहा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो
कंडीशन है अभी वो डिसाइड हो रहा है। फिर उसके बाद नेविगेशन इश्यूज अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो डिसाइड हो रहा है। उसके बाद द सैंक्शंस है स्ट्रेट ऑफ ईरान के ऊपर वो डिसाइड हो रहा है, राइट। तो ये है। उसके बाद इस पे ऑथर का ये बोलना है कि वी द रियलिस्ट नो दिस वेल दैट देयर इज गोइंग टू सम चेंज इन द ईरान, बट व्हाट इज़ द नेचर एंड डिग्री दैट वी नीड टू फोकस अपॉन। अच्छा, इन सब के साथ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ India should keep its eye open. The foreign policy community of India shall keep a bird eye view on Iran's evolving nature, internal स्ट्रक्चरिंग क्या है, एक्सटर्नल रीओरिएंटेशन क्या चल रहा है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी पे हमारा जो इंडिया का आगे का जो फॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव है दैट इज़ गोइंग टू बी शेप्ड। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज।